ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इस जीवन फेज में क्या होता है। हाँ, मैंने ये सारी बात आपको इसलिए बताई क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेल साइकिल कंप्लीट करने के बाद क्योंकि वापस वो दोबारा से जीवन फेज में आ रहा है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो जीवन फेज है ये माइटोसिस के बाद हो रहा है, माइटोसिस के बाद में हो रहा है। इसीलिए ये एक पुरानी सेल साइकिल का माइटोसिस कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। सो वो पुरानी सेल साइकिल का, ठीक है, जो प्रीवियस सेल साइकिल थी उसका माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद ये सेल जीवन फेज में गया है, तो मैं इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकता हूँ, मैं इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका एक नाम, ठीक। चलिए इसी तरह से अगर आप ये साइकिल देख रहे हैं तो आपको बहुत सिंपल से वे में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो जीवन फेज है ये एस फेज के पहले आता है, एस फेज के पहले आता है, तो मैं इसी को प्री सिंथेसिस फेज भी कह सकता हूँ, प्री सिंथेसिस फेज भी कह सकता हूँ। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पे जो गैप 1 है उसके डिफरेंट नाम जो है वो यहाँ पे देख लिए। मैंने देखा कि जीवन फेज को मैं गैप 1 फेज भी कह सकता हूँ, जीवन फेज को मैं पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकता हूँ, और जीवन फेज को मैं प्री सिंथेसिस फेज भी बोल सकता हूँ। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट नेम्स दैट आर रेफर्ड, और जिसको हम कहते हैं कि जीवन फेज के डिफरेंट नाम जो है वो हम यहाँ पर कहिए कि बोल सकते हैं, अलग अलग नाम उसके बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीवन फेज। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के चेंजेस बेसिकली ये जीवन फेज में होते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मैंने यहीं पे बता दी है, ठीक है। अब देखिए जीवन फेज के बाद में आने वाला है आपका एस फेज, जिसमें होगा आपका डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब डीएनए सिंथेसिस के लिए आपको ऑब्वियसली क्या लगने वाले हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए जीवन फेज में सबसे पहले तैयारी होती है प्रोटीन्स एंजाइम्स की, ताकि फिर जब ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स रेडी हो जाए तब आपका सेल फिर क्या कर सके, जीन की कॉपी या जीनोम की कॉपी बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सके। सो द फर्स्ट मेजर चेंज विच इज टेकिंग प्लेस इन द जीवन फेज इज, फिर से वही बात, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे जो आपको बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए लगते हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, 2 से 3 टाइप का तो डीएनए पॉलीमरेज ही रहता है, तो 2-3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आपको लग जाएंगे, यही प्रोटीन्स हो गए। उसके बाद में आप देखोगे तो डीएनए लाइगेज आपको लगता है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि डीएनए की स्ट्रैंड्स को पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा, सो डीएनए लाइगेज लगता है। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज वगैरह, ऐसे मल्टीपल एंजाइम्स जो है वो आपको यहाँ पे लगते हैं। तो और दूसरे भी जो मेटाबॉलिक स्टेजेस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो भी यहाँ पर कंटिन्यू चलते रहते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ से याद आया वो ये याद रखिए कि जब आपका सेल आई फेज में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द सेल is in आई फेज, जब हमारा सेल आई फेज में होता है तो वो इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा सेल आई फेज में होता है तो वो अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसके अंदर में होती रहती है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेल एक्टिव रहता है, इनएक्टिव नहीं रहता, फंक्शनल रहता है, नॉन फंक्शनल नहीं होता, ठीक। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हमारा सेल आई फेज में होता है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। या अदर वर्ड्स में मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेल फंक्शनली एक्टिव रहता है, फंक्शनली इनएक्टिवेट नहीं होता। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। मैं वापस आ रहा हूँ जीवन फेज के अंदर में। जीवन फेज से रिलेटेड मैंने ये बोला कि यहाँ पर एक बहुत मेजर काम होगा, वो रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर वही सारी बातें जो है वो रिपीट होगी। प्रोटीन्स चाहिए तो आपको क्या लगेंगे,
आपको लगेंगे RNAs, आपको लगेगा rRNA, ताकि बहुत सारे राइबोसोम्स बन सकें। राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्री हैं, अगर राइबोसोम्स ज़्यादा रहेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो रहेगा वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो राइबोसोमल RNAs बनेंगे, mRNAs बनेंगे। ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस है तो mRNA का काम तो रहेगा ही रहेगा। tRNA जो अमाइनो एसिड कैरी करने का काम करेंगे। सो ये चीज़ तो आपको लगना ही लगना है, इनका लेवल बढ़ेगा, इन सब का लेवल बढ़ेगा। अच्छा, एक बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका DNA किस चीज़ से बना है? क्या उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं होते क्या? एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन नहीं होते हैं क्या? ऑब्वियसली उसमें होते हैं। तो आपको क्या, आपकी बॉडी को या आपके सेल को, कि उसके अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स का लेवल नहीं बढ़ेगा क्या? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स का लेवल नहीं बढ़ेगा क्या? तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। दूसरी बात, प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा? आपने बोला कि प्रोटीन क्या होता है, तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, इट इज़ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। और अगर वो पॉलीपेप्टाइड है तो मतलब वो सीरीज ऑफ क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स का लेवल भी यहाँ पर क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। अमाइनो एसिड्स का लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। और फिर से वही बात, ये सारे काम के लिए आपको क्या लगेंगे? ATPs लगेंगे। ATPs लगेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियाज का भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, डिप्लीकेशन होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है ऑल दीज मेजर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द G1 फेज। एंड जब आप देख रहे हो कि सेल्यूलर कंटेंट्स बढ़ रही है, क्या ये चीज़ें सेल की कंटेंट नहीं है क्या? ये एंजाइम्स, ये RNAs, ये न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ATPs, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। अगर इनका क्वांटिटी बढ़ रहा है तो क्या ऑब्वियसली सेल का साइज नहीं बढ़ेगा क्या? सेल का साइज नहीं बढ़ेगा क्या? तो यस, सेल साइज बढ़ता है। सेल का साइज भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। ये सारे मेजर चेंजेस होते हैं जो G1 फेज में होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान में रखिए, ये मैंने जितने चेंजेस बताए, ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ये जितने चेंजेस मैंने आपको बताया है, ये सारे चेंजेस क्या हैं? ये सारे चेंजेस इसलिए हो रहे हैं ताकि सेल जो है वो अगले सेल डिवीजन के लिए तैयार हो सके, DNA का कॉपी बन सके एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको पहले भी तो बताया है कि ये सेल एक साइकिल कंप्लीट करके G1 फेज में आया ना, ये पुरानी साइकिल कंप्लीट करके G1 फेज में आया ना, इसका मतलब ये है कि इसका साइटोप्लाज्म अभी उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर प्रिपरेशन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना बाद में। प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। अब ध्यान से सुनिए, मैंने सेल डिवीजन बोला है, सेल साइकिल नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि सेल डिवीजन जो है वो अल्टीमेट प्रोसेस है, और अगर वो G1 फेज में आ गया तो सेल साइकिल तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया ना, ठीक है। सो प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने बोला कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ध्यान से सुनिए, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स का क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। क्योंकि ये जो सेल है ये जस्ट अभी एक सेल साइकिल कंप्लीट करके आया है, इसका मतलब ये वाला जो सेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट अभी एक सेल साइकिल कंप्लीट करके आया है। इसका मतलब ये है कि इसका साइटोप्लाज्म उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, और अगर उसका साइटोप्लाज्म उतना वेल डेवलप्ड नहीं है तो उसको अपने साइटोप्लाज्म को डेवलप करना पड़ेगा, सेल ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डिप्लीकेशन रहेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। सो वो सारी चीज़ें जो रहती है वो भी G1 फेज में होती है। सो यहाँ एक और काम होता है, डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें हैं जो जीवन फेज में होती हैं। अब एक लास्ट पॉइंट जो है वो मुझे आपको जीवन फेज से रिलेटेड बताना है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास, एक सेल्स की बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि सेल जब एक माइटोसिस या मियोसिस कंप्लीट कर लेगा, जब उसका पुराना सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो सेल डिवीजन के बाद में वो 110% कहाँ जाने वाला है? इट इज़ गोइंग टू री एंटर इनटू द जीवन फेज। ठीक है, अगर वो जीवन फेज में चला गया, ठीक, तो क्या फिर अब ये उसके लिए कंपलसरी हो गया क्या कि जीवन में गया है तो G2 में, तो S में भी जाना पड़ेगा, G2 में भी जाना पड़ेगा और सेकंड साइकिल भी कंप्लीट करनी पड़ेगी? ऐसा कोई कंपलसरी है क्या? मतलब ऐसा कुछ कंडीशन है क्या कि अगर सेल ने जीवन फेज में एंटर किया तो उसको सेकंड सेल साइकिल कंप्लीट करना ही पड़ेगा? अगर ऐसा रहा तो फिर हमारे बॉडी के अंदर में कभी भी सेल डिवीजन नहीं रुकेगा। मेरी स्किन जब ऑलरेडी अच्छी तरह से फॉर्म हो चुकी है, तब भी मेरी स्किन के जो सेल्स हैं वो सेल डिवीजन में जाते रहेंगे, फिर मेरी स्किन पे झुर्रियाँ आ जाएगी, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर किसी तरह का ट्यूमर जनरेट हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल डिवीजन जो है, कौन सा सेल कितनी बार सेल साइकिल कंटिन्यू करेगा, कितनी बार सेल साइकिल परफॉर्म करेगा, कितने डॉटर सेल्स बनाएगा, दिस इज ऑल्सो अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि मैं सेल साइकिल को रोक सकता हूं। अब सवाल यह है कि सेल साइकिल कहां रुकती है, कौन से फेज में आप सेल साइकिल को रोक सकते हो? ठीक है, सो वो जीवन फेज है जहां सेल साइकिल रोकी जा सकती है, सेल साइकिल टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये नेचुरली बोलिए, ठीक, या फिर हम बाय द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस भी ये कर सकते हैं। वो आप आगे कभी पढ़ोगे, बहुत सारी मेडिसिन ये आज अवेलेबल है जो सेल डिवीजन को जीवन फेज में अरेस्ट कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, रुका देती है। ठीक, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आपको ये बताना है कि आप सेल साइकिल को जीवन फेज में क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि सेल साइकिल जो रहती है, इट कैन बी टर्मिनेटेड और इट कैन बी स्टॉप्ड इन जीवन फेज। सवाल ये है कि ये कैसे होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि अगर सेल साइकिल रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, तो फिर तो मल्टीपल सेल्स बनते जाएंगे ना। हाँ, कहीं कहीं मुझे सेल साइकिल की कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, लीवर पे है, मतलब पुराने सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, नए सेल्स बनते जाएंगे। ये कुछ जगहों पर चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पे नहीं चाहिए। जैसा एक बार मेरा हार्ट डेवलप हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट अच्छी तरह से फॉर्म हो गया है, डेवलप हो गया है, या हार्ट से भी बेहतर आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं, नर्व सेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, दे डू नॉट यूजुअली गो सेल डिवीजन। ठीक है, अगर ऐसा होता तो पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम का हमारे पास में एक फुल प्रूफ ट्रीटमेंट होता। लेकिन आप देखिए कि वो पर्सन जो फुल्ली पैरालाइज हो चुके हैं, उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, क्योंकि पैरालाइज हुए हैं, उसका रीज़न एक ये भी है कि भाई उनके न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, नर्व सेल्स डैमेज हो गए हैं, ब्रेन से कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये नर्व सेल्स सेल डिवीजन में जा पाते तो क्या मैं वो न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं कर लेता? क्या पैरालिसिस का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता? ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, सोमैटिक सेल ट्रीटमेंट आज एक नया मेथड है जो आप कभी आगे चल के पढ़ोगे कि जो यूजुअली जिसको हम कहते हैं ना कि वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल, प्लूरीपोटेंट सेल्स, स्टेम सेल
ठीक है। सो हम स्टेम सेल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, आज की एक टेक्निक है। सो स्टेम सेल आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है कि ये बॉडी के किसी भी सेल के अंदर में डेवलप हो सकते हैं। सो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक नया मेथड हो सकता है इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का, बट चलिए वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन फिलहाल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि एक सेल साइकिल जो रहता है ये जीवन फेज में आके रुकता है, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो बस एक पॉइंट आप याद रखिए, एक पॉइंट आप याद रखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग सेल साइकिल कॉमा सेल अगेन एंटर्स इनटू जीवन फेज, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि सर वो वापस जीवन फेज में क्यों आता, ठीक है, वो वहीं क्यों नहीं रुक जाता, वो साइटोकाइनेसिस के बाद में क्यों नहीं रुक जाता, जीवन फेज का आना क्यों जरूरी है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डेवलपमेंट भी तो चाहिए ना, ठीक है। और उससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो सेल जीवन फेज में इसलिए आता है ताकि वो अपने साइटोप्लाज्म को पूरी तरह से क्या कर सके, डेवलप कर सके। और जब उस सेल का साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डेवलप होगा तब उसके पास में ऑप्शन रहेगा कि वो दूसरी सेल साइकिल को कंटिन्यू कर सके या फिर सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टॉप कर सके। यही पॉइंट मुझे आपको बताना है। सो मैं ये कह रहा था कि आफ्टर कंप्लीटिंग सेल साइकिल, सेल अगेन एंटर्स इनटू जीवन फेज to develop cytoplasmic contents, ठीक है। and then it can either continue the second cycle or the next cycle, और यहाँ ऑप्शन है, और it can stop या फिर halt, ठीक है, इन जीवन फेज वो जीवन फेज में रुक भी सकता है, बट एक्चुअल में वो जीवन फेज में नहीं रुकता। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस सेल साइकिल कंप्लीट करने के बाद में सेल जीवन फेज में जाएगा, क्यों जाएगा, तो भैया उसको अपना साइटोप्लाज्म दोबारा से बनाना है ताकि बाकी फंक्शनिंग हो सके। और एक बार साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बन गई तब उसके पास में ऑप्शन है, ये आपका जेनेटिक कंडीशंस डिसाइड करेगी या फिर आसपास की सराउंडिंग कंडीशंस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि इस सेल को सेल साइकिल कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब सेल साइकिल कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो जेनेटिकली डिसाइड होता है और सराउंडिंग कंडीशंस पे डिसाइड होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, मेरी स्किन अभी अच्छी तरह से बनी हुई है, ठीक है, अभी मेरे सेल्स जो है वहाँ पे बहुत हायर लेवल्स पे वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सेल साइकिल कंप्लीट करके स्टॉप हुए बैठे हैं, ठीक है, हॉल्ट करके बैठे हैं, सेल साइकिल को टर्मिनेट करके बैठे हैं। बट अगर मुझे यहाँ पे कुछ वुंड हो जाता है, कोई जख्म लग जाता है, तो यही सेल जिसने अपने साइकिल को स्टॉप करके रखा था ये वापस से अपनी सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ओके। सो व्हेन सेल टर्मिनेट्स या फिर सेल स्टॉप्स सेल साइकिल, ठीक है, जब मैं बोलता हूं कि सेल अपना सेल साइकिल स्टॉप कर दिया है, अब वो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल में नहीं जा रहा है, वो यहीं पे रुकना चाहता है, तो सेल जो है इट एंटर्स फ्रॉम G1 फेज टू G0 फेज, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूं कि अगर सेल जो है, ठीक, अगर उसको सेल नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू नहीं करना है तो वो चला जाता है G0 फेज में या फिर G0 फेज भी मैं उसको बोल सकता हूं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब सेल G1 फेज से G0 फेज में चला जाता है इसका मतलब सेल साइकिल रुक गया है, नेक्स्ट साइकिल नहीं होगा, ये सेल अब और एक सेल नहीं बनाएगा जब तक कंडीशंस अप्लाइड, जब तक वो वापस G0 से दोबारा से G0 से G1 फेज में ना आ जाए,
ठीक। सो मेरी बात सुनिए कि जब सेल G0 फेज में होता है, मतलब द सेल इज नॉट परफॉर्मिंग और प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट सेल साइकिल, इज नॉट परफॉर्मिंग और इट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सेल साइकिल। और जब सेल अगली साइकिल के लिए तैयार नहीं होता है, या सेल डिवीजन सेल साइकिल में नहीं होता है, या मैं कहूँ कि हॉल्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। So when the cell is not performing cell division, when it is not under cell cycle, then it is said to be in G0 phase और G0 phase। और G0 या G0 phase के लिए मैंने एक दूसरा नाम भी दिया है, उसको मैं क्विसेंट फेज बोलता हूँ या क्विसेंट स्टेज बोलता हूँ। तो याद रखिए मेरी बात, जब सेल डिवीजन को रोक देता है तो वो G0 फेज में चला जाता है, और जब वो G0 फेज में होता है यानी वो सेल साइकिल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो कौन सी स्टेज में है, वो क्विसेंट स्टेज में है या G0 फेज में है। अब एक लास्ट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सेल G1 फेज से G0 फेज में जाता है, या G0 फेज में जाता है, या क्विसेंट स्टेज में जाता है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ सेल फ्रॉम G1 फेज टू G0 फेज इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा यहाँ पे, बट वो है सेल डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग आपको दिख रही है, यू कैन प्रोनाउंस वट एवर यू वांट और एज यू वांट, ठीक है। सो सेल डिफरेंशिएशन मैं उसको बोलता हूँ। सो व्हेन सेल एंटर्स फ्रॉम G1 टू G0 फेज, ठीक है, सेल साइकिल नहीं करने वाले फेज में, आराम वाली स्टेज में जब वो चला जाता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि क्या हो गया भैया, सेल का डिफरेंशिएशन हो गया, अब ये सेल क्विसेंट स्टेज में चला गया, अब ये सेल साइकिल नहीं करेगा। अब सवाल ये है, क्या वो कभी सेल साइकिल नहीं करेगा? तो जैसे मैंने बोला कि कंडीशंस सराउंडिंग, ये चीज़ें भी, ये भी फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल साइकिल्स को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे उस टाइप के सेल्स की बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट का सेल है, ठीक है, हार्ट ऑलरेडी डेवलप हो गया, अब ये सेल्स को डिवीजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चले गए G0 फेज में, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वहाँ पे डीजेनरेशन हुआ, हार्ट की मसल्स थोड़ी सी वीक हो गई, कुछ भी हो सकता है, जस्ट कंडीशंस बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब वापस से कुछ हार्ट के सेल्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये जो सेल्स जो G0 में चले गए थे, ये वापस आएंगे कौन से फेज में? ये जो सेल्स जो G0 फेज में थे, G0 फेज में थे, they will re-enter the G1 phase. So the movement, ठीक है, backflow, the movement of cell from quiescent stage, from G0 stage to G1 phase, it is called as D, differentiation, ठीक है। तो जब सेल G1 से G0 में जाता है तो वो डिफरेंशिएशन होता है, और जब वो G0 से वापस सेल साइकिल कंटिन्यू करने के लिए आता है, नए सेल्स बनाने के लिए आ जाता है, तो वो हो जाता है डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ, अब एक और बात, एक और पॉसिबिलिटी है, क्या फिर वो सेल पहले G1 में था, फिर अपने आराम वाली पोजीशन में चला गया, फिर बॉडी को सेल्स की ज़रूरत पड़ी, वो फिर G1 में आया, फिर उसने सेल साइकिल्स किया, कुछ नए सेल्स बनाए, अब क्या वो फिर आराम वाली सिचुएशन में जा सकता क्या? तो हाँ, वो जा सकता है, ठीक है। और इस केस में अब मैं उसको बोलता हूं कि अब की बार वो क्या रहेगा? रीडिफरेंशिएशन रहेगा। एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, फिर हम इसको यहां पे खत्म करेंगे। प्लीज मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर अदर टर्म्स में मैं उसको सिंपल वे में लिख सकता हूं कि सेल साइकिल कैन नॉट बी terminated once it crosses G1 फेज। एक बार G1 फेज हो गया तो नॉर्मल कंडीशंस में, ध्यान से सुनिए बात, नॉर्मल कंडीशंस में
सेल साइकिल जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। यानी एक बार G1 फेज हो गया तो आपका सेल क्विसेंट स्टेज में यानी G0 फेज में नहीं जा सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द G1 फेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिंथेसिस फेज के बारे में, जहां हम डीएनए की कॉपीज को डिस्कस करेंगे, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी प्लॉइडी देखेंगे और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम यानी सी वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई है। थैंक यू।